नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील। जिस प्रकार से बता दें कि कल ही रिजल्ट आया है एमपी पीएससी का, जिसमें काफ़ी लोगों ने 2020 के जो एग्ज़ाम थी, जो पीएससी थी, उसके बाद अब नतीजे आ चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारे बीच में मध्य प्रदेश में 20वीं रैंक जिनको मिली है, वो हमारे बीच में गगन हनुमत है। देखेंगे कि इनका क्या स्ट्रगल रहा है और क्या इनकी सोच थी कि वहाँ तक उनका एग्ज़ाम में सबसे पहले ये तो बात है कि इनने पहले ही जो अटेम्प्ट है उनको उन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में ही इन्होंने क्लियर कर दिया है। और अब वो डीएसपी जैसे एक पद पे को संभालने वाले। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। मैं सबसे पहले तो कितनी खुशी हो रही है जब जब आपका रिजल्ट आया है, जब आपको लोगों ने बताया, आपने देखा, तो क्या क्या आपने फील किया? सर मैं शाम को थोड़ा टहलने के लिए निकला था। उसके बाद जैसे ही मैं घर आया, मैं फ़ोन को चार्जिंग पे ही लगा रहा था कि मैंने देखा कि एमपीपीएससी ने रिज़ल्ट अपलोड कर दिया है। तो पहले देखते ही सबसे पहले तो मेरी आंखों में हल्के से आंसू से आ गए जब मैंने अपना नाम देखा और मैंने देखा कि मेरी 20वीं रैंक लगी है। अनरिज़र्व्ड कैटेगरी से मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। जैसे ही मैंने देखा उसके पश्चात मैंने अपने पिता को बताया कि पापा मैं सेलेक्ट हो गया हूँ, डीएसपी पद मिला है मुझे, और उनके पैर छुआ। उसके बाद मैंने अपनी माता को बताया और उनके पैर छुआ। उस वक्त पापा के कुछ दोस्त भी बैठे थे, उनका भी आशीर्वाद मैंने लिया। तो इस प्रकार मैंने अपनी खुशी जाहिर करी तुरंत। ये बताओ कि सबसे पहले कि आपने जो भी आपने अब अपना जो जिस पोस्ट पे आप चाह रहे, क्या आपने लगातार कई वर्षों से इसको अपना टारगेट बनाया था, या आपने करते गए, कुछ सब चलता मतलब होता चला गया? होता चला गया तो मैं इसे नहीं मानूंगा। जब मैं टेंथ में था, टेंथ में मेरी फर्स्ट रैंक थी ज़िले में, बालाघाट ज़िले में। उसके पश्चात मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपना जो करियर है वो सिविल सेवा में करना है, क्योंकि पिता मेरे जो है वो समाज सेवी भी है, एक टीचर के साथ साथ। तो मेरा मन था कि समाज के लिए कुछ करना है। हर व्यक्ति का अपना एक ध्येय होता है। कुछ लोग पॉलिटिक्स के थ्रू समाज सेवा करना चाहते हैं, कुछ सिविल सेवा के थ्रू समाज से जुड़ के समाज के लोगों के लिए कार्य करना चाहते हैं, और कुछ लोग एनजीओ के थ्रू करते हैं। मैंने सोचा कि सिविल सेवा में मुझे एक अधिकार भी प्राप्त होगा, जिससे मैं आधिकारिक रूप से सरकार की जो योजनाएं हैं उन्हें क्रियान्वित कर पाऊँगा। तो इसलिए मैंने टेंथ में ही डिसाइड कर लिया कि सिविल सेवा में मुझे अपना करियर बनाना है। दूसरी बात मैं आपसे ये है कि मतलब आप कुछ क्या क्या चीज़ों का शौक रहा है? बचपन में क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। लेकिन जब कॉलेज में गए तो वहाँ पे वक्त नहीं मिल पाता था। तो उसके बाद बॉडी बिल्डिंग का एक शौक़ आ गया, तो जिमिंग चालू कर दी। कंटिन्यू जिमिंग कर रहा हूँ मैं 5 वर्षों से। उसके साथ, क्योंकि जिमिंग करने से एक तो कंसंट्रेशन बना रहता है, हाँ फिज़िकली फिट रहता है इंसान, तो इसलिए मैंने जिमिंग को एज अ हॉबी रखा। साथ में मैं स्टडी करता रहा। कितने देर तक आप मेहनत करते थे? आपका जो आपने अपने खुद की तैयारी के लिए अपने एक टाइम टेबल निर्धारित किया है, तो कैसा क्या टाइम टेबल आपने बनाया था? टाइम टेबल बहुत स्ट्रिक्ट था मेरा। मैं कुछ भी हालत हो जाए, दिन में मुझे 10 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। उसके बाद 10 घंटे मेरी पढ़ाई जब हो जाती थी, तो उसके बाद मैं फिर जो करना है, मुझे मज़े करना है, घूमना फिरना है, मूवी देखना है, मोबाइल चलाना है, उस 10 घंटे के बाद ही मैं करता था। 10 घंटे पढ़ाई करना है तो करना है, ये मेरा एम रहता था। तो सुबह मेरी जो टाइम टेबल था वो ऐसा था कि सुबह 6 बजे मैं उठ जाता हूँ यूजुअली। उसके बाद मैं 7 बजे लगभग जिम चले जाता हूँ। 8 बजे जिम से आने के बाद अपनी डाइट लेने के बाद मैं 9 बजे से लगभग पढ़ने बैठ जाता हूँ। 9 बजे से 1 बजे तक मेरा ये रहता है कि पढ़ना है बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ। उस बीच कोई डिस्टरबेंस नहीं, ना फ़ोन को हाथ लगाना है ना कुछ करना है। 1 बजे मैं खाना खाता हूँ। खाना खाने के बाद थोड़ी देर फ़ोन चलाया सोशल मीडिया से, क्योंकि मैं इंटरेक्ट होता रहता हूँ। उसके बाद एक पावर नैप, क्योंकि आराम बहुत ज़रूरी है छात्र के लिए। अगर आराम नहीं मिलेगा शरीर को तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। थका हुआ शरीर किसी काम का नहीं होता है। फिर मैं 3 बजे से फिर पढ़ने बैठता था और 7 बजे तक पढ़ता था। उसके पश्चात मैं थोड़ा शहर में दोस्तों से मिलने चले जाता था मूड फ्रेश के लिए, क्योंकि मूड फ्रेश हो जाता है तो एक अलग ही एनर्जी इंसान को मिल जाती है। फिर मैं घर आता था, खाना खा के रात को 2 घंटे और पढ़ता था। उसके बाद मैं 11 बजे लगभग सोने चले जाता था। अच्छा, मैं ये भी एक सवाल है कि जैसे अब यूथ जो चला रहा है इंस्टाग्राम, जो है फेसबुक में, दिन भर उससे में व्हाट्सएप में पूरा अपना समय दे देता है, तो क्या जिन बच्चों को एक तो अच्छी जगह पे जाना है, तो क्या उससे मोबाइल चलाना सही है, या उससे दूर रहना सही है? क्या मानते हैं आप? टेक्नोलॉजी का मैं 2 साइड देखता हूँ। एक तो पॉजिटिव साइड होता है, एक नेगेटिव साइड होता है।
किसी भी चीज़ की, किसी भी वस्तु का एक पॉजिटिव नेगेटिव साइड होता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसका क्या यूज़ करते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि फ़ोन जो है इंसान ने ही ईजाद किया है उसकी सुविधा के लिए। अगर उसका आप लिमिटेड यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए लाभदायक है। अगर अति यूज़ करेंगे, अत्यधिक, तो वो आपके लिए हानिकारक है। अच्छा, आप कितने देर तक यूज़ करते थे? मैं आधे घंटे से 1 घंटे, मतलब दिन में आधे घंटे लगभग और रात में आधे घंटे, ऐसा एक मैंने शेड्यूल बना लिया था कि मैं लोगों से भी इंटरेक्ट हो सकूँ, कनेक्ट रहूँ और साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी मेंटेन रख सकूँ। अच्छा, इंस्टाग्राम फेसबुक क्या चलाते थे आप? मैं तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, टेलीग्राम, ट्विटर सब में मेरे अकाउंट है। और मैं ये नहीं था, जैसे कुछ बच्चे रहते हैं वो एग्ज़ाम टाइम आता है तो डिलीट कर देते हैं अपना अकाउंट ब्लॉक कर देंगे लोगों को, ये कर देंगे। लेकिन मैंने किसी चीज़ से ऐसी दूरी नहीं बनाई, क्योंकि वो भी आपके जीवन का हिस्सा है। आप समाज से कट के किसी पद में जाना चाहते हैं और उसी का काम करना चाहते हैं, तो मेरा ये मानना है कि वो तो फिर आप अपने साथ बेईमानी कर रहे हैं। मेरा एक चीज़ ये है कि बहुत गहराई का चीज़ है, कई बार आप टीचर है आपके पापा, जो कि आप एक डिसिप्लिन का एक पार्ट आपकी भी लाइफ में आता है। दूसरी बात ये होता है कि कई बच्चे, अब जैसे वाराणसी एक शहर है, उसके आजू बाजू कम से कम 90 गांव ऐसे लगे होते हैं। किसी घर की परिस्थिति अच्छी नहीं होती, किसी की आंखें खराब होती है, कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा होता है लेकिन समय उसका साथ नहीं देता। तो आप उन बच्चों के लिए क्या मोटिव करना चाहिए, क्या संदेश देना चाहिए? पहले तो मैं बेस से बताना चाहूँगा कि जब बच्चा पढ़ाई करता है तो सबसे पहले तो उसे अपने माता पिता से वार्तालाप करना चाहिए कि मैं इस वक्त में पढ़ाई करूँगा, कृपया आप मुझे डिस्टर्ब ना करें। और परिवार को भी सपोर्टिव होना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी सफलता का 100% श्रेय जो है वो अपने माता पिता को दूंगा, क्योंकि उनने मेरे को सपोर्ट किए, इस कारण मैं आज इस मुकाम पे हूँ। तो माता पिता का सपोर्ट ना हो तो फिर कोई मतलब नहीं है। फिर उसके पश्चात स्कूल्स जो हैं जहाँ वो पढ़ रहे हैं, तो मेरा मानना है कि सप्ताह में 1 दिन ऐसी क्लास लगाई जाना चाहिए जिसमें बच्चा आगे क्या करना चाहता है। क्योंकि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बिल्कुल सब्जेक्टिव हो चुकी है अभी। सरकार ने नई शिक्षा नीति में प्रयास की है कि वोकेशनल एजुकेशन, जिससे बच्चा अपनी प्रतिभा को निखार सके। तो मेरा मानना है कि स्कूल लेवल पे भी एक क्लास हर सप्ताह लगना चाहिए जिसमें पर्टिकुलर उस बच्चे को क्या करना है वो सिखाया जाए। उसमें आपके माता पिता को भी बुलाया जाना चाहिए और बताना चाहिए कि ये बच्चा है, इस चीज़ में अच्छा है, तो उस पर मेहनत करे। स्कूल्स में ऐसे टीचर्स भी होना चाहिए जो पर्टिकुलर उसको उसके लिए गाइडेंस दे सके। समय समय पर सेमिनार्स किया जाना चाहिए शहर में। बुलाया जाना चाहिए किसी बड़े व्यक्तित्व को जो उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त किए हैं, ताकि वो बच्चों को गाइड कर सके कि उन्हें अपना किस साइड फील्ड में चूज़ करना है। क्योंकि बच्चे होता है कि 12th जैसे पास आउट होते हैं तो उसके बाद कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे चूज़ क्या करना है। भारत में जैसे बच्चा जब होता है तो बोलते हैं मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। ऐसा तय बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उस पर आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वो अपनी प्रतिभा को तभी निखार पाएगा जब वो अपना काबिलियत पहचानेगा। अगर आप किसी डॉक्टर बनने की किसी की इच्छा है और आप उसको बोलोगे कि नहीं तू पायलट बनेगा, तू प्लेन उड़ाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। वो प्लेन क्रैश कर ही देगा बाद में। तो ये मेरा मानना है। अच्छा, मैं और भी बोलूँगा कि यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसा चाहते हैं कि इस वाराणसी का माहौल बदले, लोग ये चाहते हैं कि आपसे कई सारी चीज़ सीखे, लोग आपसे कनेक्टेड होना चाहते हैं, कई आपसे चीज़ें वो सीखना चाहते हैं, तो आप उनके लिए क्या गुरु मंत्र देंगे कि चलो कि कुछ ऐसे शॉर्ट में कुछ ऐसी की चीज़ें उन तक पहुँचे जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं? पहली चीज़, सिविल सेवा में अगर जाना चाहते हैं तो मैं उसके लिए बताना चाहूँगा कि सिविल सेवा में अगर जाना चाहते हैं तो पहली चीज़ होती है धैर्य। अगर आप में धैर्य नहीं है तो आप सिविल सर्विसेज में ना आए। सिविल सेवा मांगती है धैर्य। आप धैर्य से पढ़ाई करें, थोड़ा वक्त लगेगा, सफलता ज़रूर मिलेगी। और ज़रूरी नहीं है कि किसी महानगर में ही जाके पढ़ाई करें। आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से पढ़ाई कर सकते हैं बिल्कुल। ज़रूरी नहीं है कि बहुत लंबी चौड़ी फीस वाली किसी संस्थान में आप एडमिशन लें। एक गाइडेंस होता है कोचिंग, कोचिंग से आपको केवल गाइडेंस मिलेगा, पढ़ना आपको खुद है। तो आप वाराणसी में बैठे भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं और ऊंचा मुकाम हासिल कर सकते हैं। क्या आने वाले टाइम में कुछ ऐसा कुछ करेंगे वाराणसी के लिए? आप कभी कभी ऐसा कुछ सपना देखा है, कल्पना करी कि काश आप जिस शहर से निकले, कि काश कुछ कुछ वहाँ पर कुछ लोगों के लिए कुछ करना चाहेंगे? मैंने MPPSC का चयन ही इसलिए किया था कि मैं MP में रह सकूं, और MP में भी मैं कोशिश करूंगा कि बालाघाट के नज़दीक ही मुझे कहीं पोस्टिंग मिले हो सके तो। क्योंकि मेरा वाराणसी से बहुत ज़्यादा लगाव रहा है शुरू से ही, बहुत कुछ करने का मन है। मैं कोशिश करूंगा कि महीने में 1 विज़िट वाराणसी हमेशा करूं, हर महीने।
और बच्चों के लिए सेमिनार आयोजित करूँ, और मेरे पास जो ज्ञान है वो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि 100% उनको दूँ, ताकि वो शहर से, मैं तो चाहूँगा कि 220 जैसे इस बार पद थे पीएससी में, तो मैं चाहूँगा कि 220 पूरे वारासिवनी के हो, और क्यों ना हो पूरे प्रदेश में वारासिवनी के बच्चे हों, मैं ये चाहूँगा। अच्छा, शादी का क्या प्लान, शादी कब करें? शादी का अभी तो कोई प्लान नहीं है, देखते हैं, अभी तो 1-2 साल नौकरी करते हैं, थोड़ी सेवा कर लें, उसके बाद शादी का सोचेंगे। तो देखिए, आपने सुना कि इस प्रकार से जो कि इंटरव्यू है, उन्होंने बताया कि अपना एक अनुभव बताया है। और हमारी टीम सारी चीज़ यहाँ पर आए, इमरान कुरैशी भी हमारे साथ है, वो भी इस जगह से हम लोगों ने पूरी टीम आज उनके घर पे पहुंची कि किस प्रकार से आज जो खुशी है और क्या लोगों तक इनको सोशल मीडिया में भी लोग इनको देख पाए, सुन पाए। तो ये जो वारासिवनी का नाम है, उन्होंने एक बार फिर गौरवान्वित किया है। ये हमारे साथ बैठे थे गगन हनुमत, जो कि हमारे साथ अभी आप सुने, गगन हनुमत जो डीएसपी के लिए सिलेक्ट हुए। और हम भी अपने चैनल के बाद से एक बार फिर आपको बधाई देते हैं कि आप आगे जाए और आपको किसी के माध्यम से कई लोग आपके उस पद पे चले और वारासिवनी का नाम भी गौरव किए। नमस्कार।